तो हेलो गाइज, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो मैं आ गया हूँ आज आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि केमिकल इक्वेशन का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्ट रिवीजन के रूप में आज हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बच गया है और इसी दौरान में हम लोग को पूरा रिवीजन भी कर लेना है और सारे एग्जाम्स का तैयारी भी कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा है कि केमिकल रिएक्शन का जो है कि रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और यहाँ देखिए क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेन टॉपिक और मेन पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि इन अ केमिकल रिएक्शन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग विल ऑकर्स, यानी केमिकल रिएक्शन में ये जरूर होता ही होता है। तो क्या होता है, तो देखते हैं ध्यान से हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ध्यान रख लेंगे कि सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या होता है चेंज इन स्टेट, यानी कि कोई भी स्टेट को चेंज होने का आप लोग देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। चेंज इन कलर आप लोग देखने को मिल सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस देखने को मिलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर्स करने तापमान में भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन के रूप में कर रहे हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेशन भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आपको यानी कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं तो आपको चार चीजें देखने को मिल जाती हैं। क्या क्या, तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। यानी पांच चीजें आप लोगों को ये जानकारी होती है कि हाँ, ये केमिकल रिएक्शन होने से ये पांच चीजें देखने को मिलती हैं। केमिकल इक्वेशन कहते किसको है, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन कहते किसको है। तो मेरी बात अच्छे से एकदम लिखिएगा। केमिकल इक्वेशन जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबल। यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि एक सिंबल होता है, क्या एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला। जो कि केमिकल फार्मूला जो साइन, सिंबल और डायरेक्शंस को दिखाते हैं कि हाँ, यह रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर H2 है और O2, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग H2 और O2 को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं H2O। तो यहाँ पर तो H2O नहीं है। अब बैलेंस क्या करना होता है, तो हम लोग यहाँ पर 2 को कर लेते हैं और यहाँ भी 2 कर लेते हैं, यानी 2 जब 4 हो जाता है, यहाँ भी क्या होता है 4, और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जाता है, वो 2 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन ये क्या को सिंबल कर रहा है, हाइड्रोजन को, ये क्या को सिंबल कर रहा है, ऑक्सीजन को, ये डायरेक्शन कर रहा है, क्या ये डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह का जो केमिकल इक्वेशन हुआ, यानी कि हम लोग का जो सिंबल हम लोग दिखाए, डायरेक्शंस दिखाए, है ना, तो इन सारी चीजों को, ये रिएक्टेंट हुआ, वो प्रोडक्ट हुआ, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब यहां पर आ रही है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे इसमें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात अगर देखी जाए तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बैलेंसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया, मैंने हाइड्रोजन यहां पर लिखा और यहां पर मैंने ऑक्सीजन लिखा, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या बनाया, H2O। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये वाला जो पार्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्टेंट्स कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। अब यहां पर बात यह आ रही है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहां पर 2 है। ऑक्सीजन की संख्या यहां पर कितनी है, 2 है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो यहां पर हमको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। यानी कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए, याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए इधर रिएक्टेंटों के एटमों की संख्या और प्रोडक्टों में एटमों की संख्या को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यानी इक्वल करेंगे। कैसे, वो ध्यान दीजिएगा। यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यहां पर हमको ऑक्सीजन 2 करना होगा क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 है ही। तो यहां पर हम लोग कर देंगे 2 और इधर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये हाइड्रोजन भी 2 हो गया और मेरा ऑक्सीजन भी अब 2 हो गया। यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यानी 2 और 2 जा 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। तो इस तरीके से यहां भी हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया। तो आई थिंक कि आप लोग यहां से क्लियर होता होगा कि
बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहते किसको हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत होगा बैलेंसिंग करने में तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोग के लिए बैलेंसिंग का एक स्पेशल वीडियो बनाकर बहुत सारे इक्वेशनों के साथ आ जाऊंगा। तो खैर अब हम लोग बात करते हैं यहां पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, रिएक्टेंट्स कहलाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द LHS और टोटल नंबर ऑफ द एटम्स ऑन द RHS, यानी ये वाला पार्ट जो होता है वो LHS कहलाता है और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, RHS कहलाता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर समझ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बैलेंस करने का मेथड क्या होता है, तरीका क्या होता है, तो बैलेंस करने का जो तरीका होता है उसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं। क्या है कि पहला कहता है कि हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं। तो बैलेंस वो करते हैं कि राइट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले आप लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को लिख लेना होता है। फिर बैलेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकुलर एटम ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइडों में आप लोगों को देखना पड़ता है कि किस तरीके का है। जैसे एग्जांपल में मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, हाइड्रोजनों की संख्या क्या थी, हाइड्रोजनों की संख्या यहां पर पहले 2 थी और ऑक्सीजन की संख्या यहां पर 2 थी, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या क्या थी, 1 थी। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कौन किसकी संख्या ज्यादा है और किसको हमको बैलेंस करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, पार्टिकुलर एटम को हम लोग देख लेंगे दोनों साइड के, और बैलेंस अदर एटम, और इसमें जो भी एटम कम संख्या में है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि हाँ वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अनुसार बन जाए। तो हम लोग ज्यादा चेंजेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ कर सकते हैं, याद रखिएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ हम लोग किसी भी नंबर को आगे में लगा सकते हैं और ये नंबर ऑफ एटम की चेंजेस कर सकते हैं। एटम के नंबरों की चेंजेस कर सकते हैं, एटम की चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। खैर, एंड कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन शुड लुक लाइक, जैसे आप यहां पर देखेंगे, यहां पर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या सिंबल कर रहा है, गैस को। यहां पर 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है, गैस को, यानी G फॉर गैस। यहां पर 340 एटम यानी CH3OHI टाइप्स ऑफ, यानी कि आप लोग समझ गए कि बैलेंस कैसे हम लोगों को करना है। अब यहां देखिए टाइप्स ऑफ, यहां पर हम लोग जो बात करेंगे कि टाइप्स हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्शन के, क्या टाइप्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन का जो पार्ट आता है वो क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ये मेरी बात को अच्छे समझिएगा। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक पार्टिकुलर, एक सिंगुलर एटम यानी कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, यानी प्रोडक्ट में कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल में कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O के साथ जब रिएक्ट करता है तो CaOH होल ट्वाइस बनाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं यहां पर CaO और H2O क्या है, 2 अलग अलग कंपाउंडे हैं और ये दोनों कंपाउंड कंबाइन होकर एक नए कंपाउंड का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, बना रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। और यही एक सिंगल जो रिएक्टेंट है जिसको हम लोग ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रूप में जानते हैं। आई थिंक कि आप लोग को ये क्लियर होगा। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे दूसरे, ये देखिए इसमें क्या होता है, मेरी बात अच्छे से समझिएगा कि इसमें एक और चीज देखने को मिल जाती है। क्या, तो उसमें देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते किसको है, तो मेरी बात अच्छे से समझिएगा। हीट गेट रिलीज, अगर कोई भी रिएक्शन में बहुत बड़े अमाउंट में हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। बहुत बड़े अमाउंट में हीट रिलीज हो रहा है, मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छे से समझिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब दो रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट एक कंबाइन होकर एक पार्टिकुलर, एक सिंगुलर प्रोडक्ट का निर्माण यानी कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
लेकिन इसमें दो बातें होती हैं, एक तो हो सकता है कि टेम्परेचर या एनर्जी बहुत बड़े अमाउंट में रिलीज हो रहा हो या एनर्जी बहुत बड़े अमाउंट में एब्जॉर्ब किया जा रहा हो। तो एनर्जी जब रिलीज होगा ना तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। जब किसी भी दो एटम को कंबाइन होने में या दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन होने में या दो कंपाउंड को कंबाइन होने में और सिंगुलर एटम या सिंगुलर मॉलिक्यूल या सिंगुलर कंपाउंड बनने में अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत एक्सोथर्मिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा रिएक्शन। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया। तो CaO और H2O को कंबाइन करके CaOH हो रहा है और इसमें बहुत बड़े अमाउंट में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज होता है। वो देखेंगे आप लोग, हीट होता होगा, चूना स्ट्राइक लाइन उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे एंडोथर्मिक की। किसकी बात कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब इसमें क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या कहता है, हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन करते वक्त हीट बहुत बड़े अमाउंट में लग रहा है। क्या हो रहा है, लग रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है रिएक्टेंट को द्वारा और तब जाकर प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है। आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम लोग 12 नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या आता है, NO2, ठीक है, सॉरी, जब यहां पर NO2 गैस बनता है, यहां पर बैलेंस करना पड़ता है। अब दूसरा आता है हम लोग के पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है क्या, डिकम्पोज होना मतलब टूटना, यानी ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू सेवरल या सिंपल प्रोडक्ट, यानी कि एक कंपाउंड जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूलों, एटम या कंपाउंडों में टूट जाता है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहेगा, पूरा केमिकल इक्वेशन का ये शॉर्ट रिवीजन मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जब सिंगल रिएक्टेंट जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में टूट जाते हैं तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल में FeSO4 यानी फेरस सल्फेट जब हम लोग तोड़ते हैं तो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड SO2 के रूप में ये टूट जाता है। इस तरीके से जो होता है Fe2O3 है ये फेरिक ऑक्साइड और SO2 में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। 2FeSO4 याद रखिएगा यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो टूट जाता है तो आप देख सकते हैं कि 1 2 तीन चीजें यहां पर क्या हो जाती हैं, बनकर रेडी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। याद रखिएगा, यह जो भी पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद ध्यान रखिएगा कि जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो सब के सब इंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा, जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इंडोथर्मिक, यानी कि हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरी बात अच्छे से समझिएगा, हम लोग तीसरा पॉइंट आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक में से एक है। या क्या है, थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। In displacement reactions, a more reactive metal can displace less reactive metal from the compounds in a aqueous solution. आप लोग रिएक्टिव मेटल सीरीज पढ़े हुए हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन कम रिएक्टिव होता है, बात समझ रही है। तो यहां पर उसी के हिसाब से हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे कि अब देखिए यहां पर अब दो चीजों का रिएक्टेंट की तरफ दो चीजें हैं, एक कॉपर सल्फेट है, एक जिंक है। अब आप लोग बताइए कि रिएक्टिव सीरीज के अनुसार जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। तो मेरे हिसाब से आप लोग एकदम सही पकड़ रहे हैं कि जिंक जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, कॉपर से। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से यह जो है ना कॉपर के स्थान को ले लेगा। क्या कर लेगा, कॉपर के स्थान को लेगा। भाई इस पर थोड़ा ध्यान देना, ये जिंदगी का भी रूल है।
अगर आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे घर से मैंने कहा अपने आप को अच्छा नहीं बनाए हुए हैं, तो आपके स्थान दूसरा कोई भी ले सकता है। ठीक है, मेरा इशारा तो आप लोग समझ रहे होंगे जी। तो कोई बात नहीं है, तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम लोग को देखना है और सीखना भी अपने जीवन में, क्योंकि भाई बन कर आना है, बहुत मोर रिएक्टिव, बहुत अच्छे से बनकर आना है, बहुत ऊंचा बनकर आना है, नहीं तो हमारा सर कोई दूसरा भी ले सकता है। तो इससे आपको बचना चाहिए और कड़ी मेहनत से आप ऐसे चीजों को अचीव करें जिससे आपका कोई भी स्थान न ले सके और जो चीज आप चाहते हैं वो चीज आपका भी आपको मिल सके। मेरा जो बात है वो रैंक के हिसाब से, आप लोग दूसरा बात मत समझिएगा, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट रैंक लेना चाहते हैं तो काफी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है दूसरा मेहनत करके फर्स्ट रैंक ले ले। तो आप लोग प्लीज बहुत कड़ा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि यह अब लास्ट चल रहा है, क्योंकि आप लोग पूरा संपूर्ण रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट कम रिएक्टिव होता है जिंक से, अतः यह जिंक सल्फेट बना लेता है। यानी कि कॉपर का था, चलो हटो भैया हम यहां पर आएंगे, कॉपर जिंक के जगह पे चल जाता है ना, जिंक अलग साइड से हट जाता है, यानी कॉपर अलग हट जाता है साइड से और जिंक उसका स्थान ले लेता है, ZnSO4 बना लेता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं Fe और CuSO4 का। यह सॉलिड है और ये एक्वस है। तो कॉपर क्या करता है कि कम रिएक्टिव होता है किससे, Fe से, अतः कॉपर जो है कि वो Fe का जगह ले लेता है और Fe कॉपर का जगह लेता है और यहाँ पर क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है सॉलिड के रूप में। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग, अभी तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग सिंगल पढ़े, अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, तो ध्यान दीजिएगा। हम तुम्हारा जगह ले लेंगे, तुम मेरा जगह ले लेना, यानी कि एक्सचेंज द ऑफर। अब देखिए यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एक्सचेंज। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सचेंज, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सचेंज आयंस अक्रॉस बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी दो कंपाउंडों के बीच में ये क्या करते हैं, एक दूसरे को स्थान को दे लेते हैं, यानी मोर रिएक्टिव मोर के साथ चल जाता है और लेस रिएक्टिव लेस के साथ चल जाता है। तो देखिए कैसे, जैसे यहां पर सोडियम सल्फेट है, यहां पर क्या है, यहां पर बेरियम क्लोरीन है, तो ये क्या कर लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। यानी कि यहां पर सोडियम जो है वो लेस रिएक्टिव है बेरिलियम से, ठीक है, बात समझ रहा है। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा और बेरिलियम सल्फेट बन जाएगा और क्लोरीन और बेरिलियम का जगह कौन ले लेगा, सोडियम, और सोडियम क्लोराइड बना लेगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सोडियम बेरिलियम का जगह ले लिया और बेरिलियम किसका जगह ले लिया, सोडियम का। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दोनों ने एक दूसरे की जगह को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, when the aqueous solution of two compound react by exchanging their respective ions such that one of the product formed is insoluble salt and appears in the form of precipitate, then the reaction is said to be a precipitation reaction। अगर वो प्रेसिपिटेट बनाता है, यानी कि एक कंपाउंड के साथ साथ दूसरा चीज भी बनाता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट बनेगा ही बनेगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। याद रखिएगा, ऐसे रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दूसरे शब्दों में प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी जानते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन रिएक्ट विद अ बेस एंड टू एक्सचेंज देयर रिस्पेक्टिव आयंस such that only salt and water are product, then the reaction is called neutralization reaction। अगर किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि साल्ट यानी आयन का, कोई भी आयन का खत्म हो जाता है और क्या हो जाता है कि साल्ट बन जाता है, ठीक है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि कोई भी ना एसिड कैरेक्टर का हो और ना ही बेसिक कैरेक्टर का हो, उसका क्या होगा, न्यूट्रल हो चुका हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, when two compound react with each other and displace their ion। अगर कोई रिएक्टेंट्स, दो कंपाउंड एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट कर रहे हैं और अपने आयन को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, in such manner that one of the product formed either decomposes into gaseous, यानी एक जो है ना टूटकर दूसरे में फॉर्म हो जा रहा है। क्या हो रहा है, एक टूटकर दूसरे में फॉर्म हो जा रहा है, गैसियस से एक्वस हो जा रहा है, एक्वस से सॉलिड हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग गैस फॉर्मिंग रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीडेशन, व्हेन ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीडेशन लोग पहचानेंगे कैसे,
ठीक है, यहां तक आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं ऑक्सीडेशन पर। तो ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन का मतलब यह होता है कि जब ऑक्सीजन की व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन को गेट करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है, हाइड्रोजन यानी रिमूव हो और ऑक्सीजन ऐड हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल के माध्यम से अब यहां पर देखना जाए कि अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड लिए हुए हैं और इसमें हाइड्रोजन हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, और हम लोग का यहां पर क्या हो रहा है कि कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड यहां पर बन रहा है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि यहां पर हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं कॉपर से, ठीक है, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अगर इस वाले में देखा जाए कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है बाबू, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कॉपर ऑक्साइड बना दिया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। आई थिंक क्या आप लोग समझ में आ गया? आपके जीवन में भी प्रतिदिन जो है ना ऑक्सीडेशन बहुत होता रहता है। ठीक है, सबसे पहला ऑक्सीडेशन क्या होता है? कोरिजन के रूप में, यानी आप लोग का पहले जो बरसात के दिन में होते हैं कि देखेंगे आप लोहा हुआ लगा हुआ है, लोहा का गेट उठ रहा है, उसमें पानी पड़ते हैं तो क्या होता है? जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या चीज का रिएक्शन हो? क्या को दिखा रहा है? ऑक्सीडेशन को दिखा रहा है। ठीक है, यानी कोरिजन व्हेन अ मेटल ऑक्सीडाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरिजन। रेंसिडिटी व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। कभी भी आप देखिएगा कि कभी भी वो पानी के संपर्क में या नमी के संपर्क में आने के बाद कोई भी अगर ऑयल हो या फिर फैट्स हो, ये सब क्या होते हैं? स्मेल देने लगते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या होता है कि व्हेन वन सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन किसी से बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि कॉपर में से हाइड्रोजन को क्या हो रहा है? कॉपर में से ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? रिडक्शन किसके साथ हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? रिडक्शन किसके साथ हो रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन इसमें जुट रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो इसके साथ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है और इसके साथ क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। एक छोटे से फॉर्म से बताना चाहता हूं कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या कहलाता है। कि देखिए यहाँ हाइड्रोजन H2 होगा, तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब इस वाले में देखिएगा कि यहां पर जो है ना ऑक्सीजन यहां से बाहर हो गया, ऑक्सीजन यहां से क्या हो गया? बाहर हो गया, नहीं है यहां पर, नहीं है यहां पर, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो आई थिंक कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो पूरा का पूरा यहां पर केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन को समझाने का प्रयास किया है, और आप लोग को आई थिंक बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो गया होगा छोटे छोटे पॉइंटों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर बताई, तो आप लोग प्लीज इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, अपना प्यार देना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद। आपका एग्जाम मंगलमय हो। धन्यवाद।